वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज की क्लास में हम लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं ऑफ चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फॉर CBSE बोर्ड क्लास 9। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में बच्चों हमने फोर्स के बारे में सीखा था, ठीक है, और फोर्स के बारे में बेसिक बातें जानी थी कि फोर्स होता क्या है। फोर्स एक ऐसी एजेंसी होती है, एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बदल दे या फिर उसका शेप और साइज भी बदल सकता है, ठीक है। एक ऐसी चीज को, एक ऐसी कॉज को हम फोर्स बोलते हैं, जो हम बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो बॉडी में इफेक्ट के रूप में हमें क्या क्या मिलेगा। उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल सकता है, अगर रुकी हुई है तो चल सकती है, चल रही है तो रुक सकती है, स्पीड घट सकती है, स्पीड बढ़ सकती है, ठीक है। या फिर अगर वो बॉडी इतनी रिजिड नहीं है तो उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके कारण होती हैं? फोर्स के कारण। आज की क्लास में हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे और इस सेकेंड लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक, थोड़ी सी कहानी के साथ शुरू करते हुए आपको बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, गैलीलियो गैलीली करके, ठीक है। मैं लिख देता हूं, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। इन्होंने क्या चीज इन्वेंट किया था? टेलीस्कोप का इन्वेंशन इन्होंने किया था, विच इज अ वेरी यूजफुल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट थे। इनका बर्थ हुआ था 15 फेब 1564 में। और दोस्तों ये वो टाइम था जिस टाइम पर सब लोग को ये मानते थे कि जो हमारा अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में है और सारी जो स्टार्स हैं और सन है, सारे प्लैनेट्स हैं, वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते थे। ऐसा सब लोग मानते थे, ठीक है। ये वो टाइम था जिस टाइम पर इनका बर्थ हुआ था। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या करा, इन्होंने अपना इनका जो दिमाग था वो बहुत ही क्यूरियस था, ठीक है। ही वॉज अ वेरी क्यूरियस टाइप ऑफ अ पर्सन। वो हर एक चीज को क्वेश्चन करते थे। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो एवरी स्टूडेंट शुड हैव, ठीक है। यू मस्ट हैव द क्वालिटी टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन यू आर फूल फॉर अ मिनट, बट इफ यू डोंट आस्क अ क्वेश्चन यू आर फूल फॉर लाइफ, ठीक है। आप समझ गए होगा इसका मतलब। तो ही वॉज अ वेरी क्यूरियस टाइप ऑफ अ पर्सन। इन्होंने हर एक चीज को सोचना शुरू करा, देखना, हर एक चीज में ध्यान से देखने की इनकी आदत थी। तो इन्होंने देखा, काफ़ी डिस्कवरीज करी, ठीक है, काफ़ी सोचा और समझा चीज़ों को। और तब इन्होंने एक बात बोली कि ऐसा नहीं है, हमारा अर्थ फिक्स नहीं है। एक्चुअली अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये एक छोटे लेवल पर बात है। एक्चुअली तो हमारा सोलर सिस्टम भी रिवॉल्व कर रहा है, पूरा सन के साथ सारे के सारे 9 प्लैनेट्स भी किसी न किसी चीज़ के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बट ये वो पहले इंसान थे जो इतनी हिम्मत कर पाए, लोगों को बोल पाए कि हमारा अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। और इन्होंने जब ये बात बोली दोस्तों, तो पता है क्या हुआ? जो उस टाइम की जो हायर अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इनको जेल में डाल दिया था, ठीक है। तो ये वो टाइम था जब गैलीलियो गैलीली ने बिना रिसोर्सेज के, बहुत ही कम मिनिमम रिसोर्सेज में भी अपना क्यूरियस माइंड होने के कारण चीज़ों को सोचना शुरू करा, देखना समझना शुरू करा, ठीक है। और ये इतने फेमस इसलिए हो पाए। और इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात आपको और बताता हूँ। इन्होंने जब टेलीस्कोप बनाया खुद से, उसके बाद इन्होंने सोलर सिस्टम में जुपिटर के मून्स के बारे में इन्होंने पता करा। तो जुपिटर के जो 4 सबसे बड़े मून से उनकी डिस्कवरी भी इन्होंने करी थी, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा अपने वर्क को लेकर के पैशनेट थे कि जब ये सन की स्टडी कर रहे थे अपने टेलीस्कोप से, लगातार काफ़ी टाइम तक इन्होंने सन की स्टडी करी और उससे इनकी आईज डैमेज हो गई थी, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ हिज एज, अपनी एज के लास्ट तक। तो ही वॉज सच अ काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने काम के दौरान, इन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी बहुत अच्छी डिस्कवरी करी थी। और उन्होंने ये बताया था, इन्होंने सबसे पहले बोला था कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो बॉडी अपना
मोशन या स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखती है। मतलब अगर जैसे सपोज मेरे हाथ में ये डस्टर है, ठीक है, जैसे सपोज मेरे हाथ में ये डस्टर है, तो ये डस्टर मेरे हाथ में ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे ही रुका हुआ रहेगा मेरे हाथ में, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, ठीक है। और अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रही है कोई बॉडी, तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, ठीक है, ताकि वो रुक जाए या अपनी स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है, कुछ भी। तो ये पहले आदमी थे जिन्होंने ये बात बोली। फिर इनको ज़्यादा समय नहीं मिला बिकॉज ही वॉज पनिश्ड, क्योंकि इनकी डिस्कवरीज ऐसी थी जो कि लोगों को लगता था कि ये कुछ अनोखा ही कर बोल रहा है, ठीक है, ये मतलब वो बात नहीं बोल रहा है जो हम सब मानते हैं, ये कुछ अजीब सी चीज़ें बोल रहा है, तो इसके लिए इनको पनिश कर देगा। इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो आगे चल करके एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, न्यूटन साहब, ठीक है। उन्होंने इनकी स्टडी को फर्दर स्टडी करा और इनके काम को आगे बढ़ाया, और उन्होंने भी सोचा, ठीक है, वो भी बहुत क्यूरियस टाइप के आदमी थे, और इसीलिए बच्चों दे ऑल आर फेमस, ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव दिस क्वालिटी ऑफ क्यूरियोसिटी। आप इस वक्त छोटे हो, आप जितना चाहो उतना क्वेश्चन करो, ठीक है, जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, और जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे सक्सेसफुल होगे, ठीक है। तो हैव सम क्यूरियोसिटी लाइक दीज ग्रेट पीपल, ठीक है। तो आगे न्यूटन साहब आए, उन्होंने इनकी स्टडी को आगे बढ़ाया, आगे कुछ काम करा, और उन्होंने 3 नियम दिए, 3 लॉज दिए, जिनको आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग सी बात और बताना चाहता हूं, आप लोग मुझे बताओगे ये बात, ठीक है, आप मुझे बताओगे कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन, डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क क्या होता है, और इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिएगा। मैं आपको बाद में रिप्लाई करूंगा कि आपने से कितने लोग ने सही जवाब दिया, ठीक है। तो डिस्कवरी एंड इन्वेंशन क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आए कैसे। तो इस क्लास में अब हम शुरू करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। ये जो न्यूटन साहब का पहला लॉ है मोशन का, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ये इसका एक और नाम है, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, आप ये सीख लो। बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, ये बोलता है कि एनी बॉडी विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, पहले मैं इसका स्टेटमेंट बोलता हूं और फिर इसको समझाता हूं, ठीक है। एनी बॉडी विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एंड अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है, ऑन दैट बॉडी। मतलब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है या एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को, मतलब अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट उसका स्टेट ऑफ मोशन हो गया, अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो वही उसका स्टेट ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखेगी कब तक, जब तक हम उस पर या उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करने लग जाए, ठीक है। कोई फोर्स उस बॉडी पे जब तक ना लगे तब तक वो बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन बरकरार रखेगी। यही स्टेटमेंट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं और आप भी इसको नोट कर सकते हो। एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन continues या maintains its state of motion until and unless a force acts
ऑन इट। जब तक उस बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट ना करे तब तक वो अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करके रखेगी, वो उसी कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, पहला एग्जांपल तो आप सबको मैंने दे ही दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, इसकी स्पीड है 0, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा ही रहेगा। कब तक बिना मूव करे ये रखा रहेगा? जब तक आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई ना कर दो। जब आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे ही आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई करा, जैसे ही आप इस पे एक फोर्स अप्लाई करोगे तब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर एक नेट अमाउंट ऑफ फोर्स रहेगा या आ जाएगा, नेट अमाउंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, तब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। ठीक है, और तब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा, इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, आप समझ में आया आपको ये चीज? तो ये क्या है, न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही ये ऐसा हो रहा है। दूसरा एग्जांपल आप देखो, अगर एक मान लीजिए एक बड़ी सी बॉल आपकी तरफ आ रही है, एक बड़ी सी बॉल आपकी तरफ आ रही है, एक कांस्टेंट स्पीड पे वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर उस ऑब्जेक्ट को आपको रोकना है तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड आपको बढ़ानी है तो आपको उसके मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक आप उस पर फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगाओगे तब तक वो बॉडी उसी कांस्टेंट स्पीड पे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब मैं ये सब चीजें बोल रहा हूं, बट आप इसको रियल वर्ल्ड में इमेजिन करो, क्या ये सच में ऐसा होता है? एक बार को रियल वर्ल्ड में आ करके सोचो, इसको अपने चारों ऑब्जेक्ट को देखो और सोचो क्या ये एक्चुअली में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। सपोज कर लो आप जिस टेबल पे बैठे हो, जिस टेबल पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उस टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपने एक फिंगर से उस टेबल को धीरे से पुश किया, क्या टेबल मूव करी? अब बोलोगे नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, ये वॉल है ना आपके सामने, ये वॉल है, मैं इस वॉल पर अपने फिंगर से पुश कर रहा हूं, ताकत से पुश कर रहा हूं, खूब ताकत से पुश कर रहा हूं, ये वॉल मूव करा? नहीं करा। तो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं बट ये मूव नहीं कर रहा है, ये तो लॉ ऑफ मोशन को वायलेट कर रहा है। कि न्यूटन साहब का पहला नियम था कि कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को तब तक बरकरार रखेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। बट मैंने इस पे फोर्स लगाया, इस वॉल पे फोर्स लगाया या अपनी टेबल पे धीरे से फोर्स लगाया, बट अभी भी मेरी टेबल रुकी हुई है। धीरे से फोर्स लगाया टेबल पे या वॉल पे पूरी जान लगा के फोर्स लगाया, तब भी मेरी वॉल रुकी हुई है। ये चल क्यों नहीं रहा? ये लॉ ऑफ मोशन को फेल क्यों कर रहा है? ठीक है बच्चों, ये लॉ ऑफ मोशन को फेल नहीं कर रहा है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि जब तक कोई नेट अमाउंट ऑफ फोर्स बॉडी पे नहीं लगेगा, ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ फोर्स, तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। नेट अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होता है? जब आपने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करी थी, ये वही कंसेप्ट। ठीक है, अभी जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर पे मैं यहां से अगर कुछ फोर्स लगाऊं और उतना ही फोर्स यहां से कोई दूसरा आदमी लगाए तो क्या ये डस्टर मूव करेगा? नहीं करेगा। भले ही मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं बट वो फोर्स बैलेंस हो जा रहा है, नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। जितना मैं लगा रहा हूं उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो गया, इसलिए ये मूव नहीं करा। ठीक है, उसी तरह जब आपकी टेबल आपके सामने होती है, आप उस टेबल को धीरे से पुश करते हो तो क्या होता है, जो ये टेबल का पैर है, ठीक है, टेबल का पैर इस तरह से ये जमीन पर, ये जमीन है और ये टेबल का पैर जमीन के ऊपर है। ठीक है, तो जब मैं आप इस टेबल को धीरे से पुश करता हूं तो जमीन इसको फ्रिक्शन देती है। आपने ये नाम सुना होगा, फ्रिक्शन। तो जमीन के फ्रिक्शन के कारण ये टेबल का जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो अपोज होता है। ठीक है, कौन अपोज करता है? जमीन, फ्रिक्शन से। ठीक है, और इस वजह से ये टेबल नहीं मूव करती है। अगर मैं इस टेबल को कस के धक्का दूं तो फ्रिक्शन को ओवरकम कर देता है और इसलिए मेरी टेबल आगे चली जाती है। ठीक उसी तरह से ये दीवार पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो दीवार जहां से कनेक्टेड है, ये दीवार ऊपर से कनेक्टेड है, नीचे से फर्श से कनेक्टेड है, साइड से दीवार से कनेक्टेड है, ठीक है, वहां से इनको रेजिस्टेंस मिलता है
और वो सारा फोर्स मेरे अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेता है, इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाता है। और यहीं पर अगर मैं एक बड़ा सा क्या कहते हैं रोड रोलर या बुलडोजर लाके इस दीवार पे हिट करूं अगर, ठीक है, आपने देखी होंगी वो मशीनें, तो उनका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो इसको साइड से मिलता है, वो उसको बैलेंस नहीं रख पाते और नेट फोर्स आने के कारण ये दीवार टूट जाती है, उधर चली जाती है, ठीक है। तो नेट फोर्स जब तक बॉडी पे नहीं एक्ट करेगा तब तक वो बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन बरकरार रखेगी, ये बात याद रखना। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है तो उसी कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस बॉडी पे कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। ध्यान रखना बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, नेट फोर्स इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको क्यों कहते हैं और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अब आप समझ गए होंगे, ये मैं आशा करता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, इनर्शिया का नियम क्यों कहते हैं, ठीक है। देखो अगेन मैं कुछ दो एग्जाम्पल्स आपको देता हूं, बहुत ही मजेदार, आप उन एग्जाम्पल से ही समझो। आपके क्लास में बच्चों, क्लास 9th में जो साइंस है इट इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप जितना इस वक्त इमेजिन कर पाओगे, जितना एग्जाम्पल्स, जितना अपने चारों ओर की दुनिया में ये चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ देख पाओगे, उतना अच्छा होगा आपके कंसेप्ट्स के लिए, उतना आप स्ट्रांग बनोगे अपने इस सब्जेक्ट में। और इस सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, होपफुली आपको लग भी रहा होगा। आपको अभी तक लगता होगा बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कि आपको लग रहा है इतना डिफिकल्ट है? इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स, सपोज कर लो आप एक बाइक पे बैठे हो, आपको अपने स्कूल जाना है, ठीक है, आपको स्कूल जाना है और आप अपने पापा के साथ अपनी बाइक पे पीछे बैठे हो और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी। स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो आपको एक धक्का लगता है पीछे को, लगता है ऐसा हुआ है आपके साथ, जैसे आप गाड़ी पे पीछे बैठे, गाड़ी स्टार्ट हुई तो आपको ऐसे धक्का लगेगा, ठीक है। फिर आप नॉर्मल आते हो, आप पकड़ लेते हो, आप आगे आ जाते हो। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप बस में बैठे हो, स्कूल बस में, और बस स्टार्ट होती है तो आपको पीछे को धक्का लगता है, होता है ऐसा। एक और एग्जाम्पल, अगर कभी सपोज आप एक चलती हुई गाड़ी पे बैठे हो, मतलब आप एक कार पे बैठे हो और अच्छा आप पार्क पिकनिक के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप कार पे पीछे बैठे हो और एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगता है, जैसी गाड़ी में ब्रेक लगता है आप एकदम से आगे हो जाते हो, ऐसा होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसी गाड़ी मूव करना शुरू करी, जीरो से स्पीड, जीरो से मूव करना शुरू करी, आप भी नॉर्मल चल गए, जैसी चलती हुई गाड़ी रुकी तो आप भी एकदम से रुक गए? ऐसा क्यों होता है कि आपको झटका लगता है, कभी पीछे की ओर तो कभी आगे की ओर? अगर चलती हुई बॉडी में, चलती हुई गाड़ी के में आप हो, रुकने पे आपको आगे की ओर क्यों धक्का लगता है? ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये इनर्शिया के कारण होते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? ये वही चीज है कि कोई भी बॉडी अपने मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखना चाहती है। एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी wants to maintain its state of motion। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी हो, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखना चाहती है, मतलब वो नहीं चेंज करना चाहती, ठीक है। जैसे अगर आप रुके हुए थे, एक बाइक में आप बैठे, जैसी तो आप रुके हुए हो, तो गाड़ी जैसी चली तो आपकी बॉडी क्या करेगी? वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखना चाहेगी, वो रुकी रहना चाहेगी, इसलिए वो रुकी रहती है और आपका बॉटम पोर्शन आगे चला जाता है क्योंकि वो गाड़ी के साथ कांटेक्ट में, ठीक है। तो आप जैसे आगे जाते हो और आपका अपर पोर्शन जो है वो रुका हुआ है तो आपको पीछे की ओर धक्का लगता है, ठीक। उसी तरह जब आप गाड़ी में चल रहे हो, चलती हुई गाड़ी में बैठे हो, तो आपकी बॉडी आगे चल रही हो, जैसी गाड़ी में ब्रेक लगता है तो आपका बॉडी का लोअर पोर्शन रुक जाता है, ठीक है, बट आपका अपर पोर्शन अभी भी इनर्शिया में, वो आगे अभी भी चलना चाहता है, इसलिए आपको आगे की ओर झटका लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक और एग्जांपल बहुत ही मस्त, आप ध्यान से सुनो। आपने कभी पेड़ से आम तोड़े, पत्थर मार के या डंडा मार के, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जैसे सपोज कर लो ये पेड़ की ब्रांच है, ये नीचे फ्रूट है और फ्रूट और पेड़ की ब्रांच को ज्वाइन करने वाली एक डंडी है, वो जो होता है जहां से फ्रूट लटका होता है, ठीक है। अब जब आप इस पे हिट करते हो, तो क्या होता है, ये पोर्शन आगे की ओर चला जाता है, बट जो फ्रूट होता है वो अपना इनर्शिया के कारण रुका हुआ रहता है।
ये रुका रहता है एक पोजीशन पे, बट ये जो चीज होती है जो फ्रूट और ब्रांच को कनेक्ट करती है ये आगे चली जाती है, उससे क्या होता है ये ब्रेक कर जाता है और फ्रूट नीचे गिर जाता है। अगला एग्जाम्पल, आपने कभी अगर सफाई की होगी, अभी दिवाली आपने साफ सफाई की होगी, अगर आप एक गंदा कपड़ा लो और उस पर या मैट लो, उस पर एक डंडी से मारो या हाथ से मारो, तो क्या होता है मैट आगे चला जाता है, जो उस पर धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो इनर्शिया के कारण वहीं रुके रह जाते हैं और इस तरह से वो क्लॉथ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। तो दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट वॉन्ट्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखना चाहती है। ये नेचर ने ही हर एक बॉडी में ये क्वालिटी दे रखी है। ठीक है, या फिर आप इसको बोलो कि वो अपने मोशन में चेंज को रेजिस्ट करता है, वो नहीं चाहता है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल जाए, कोई भी बॉडी। ठीक है, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी वांट्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, शब्द इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया यही क्वालिटी है, यही क्वालिटी को इनर्शिया बोलते हैं। किसी बॉडी में कितना इनर्शिया है, मतलब जैसे बोलो किसी बॉडी में, इस बॉडी में ज्यादा इनर्शिया है, इस बॉडी में कम इनर्शिया है। इसका क्या मतलब है? इनर्शिया का मतलब होता है वो क्वालिटी उस ऑब्जेक्ट की कि वो मोशन को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, वो क्वालिटी उस ऑब्जेक्ट की कि वो मोशन को रेजिस्ट करेगा, वही क्वालिटी कहलाती है इनर्शिया। ठीक है, किसी बॉडी में ज्यादा इनर्शिया हो सकता है, किसी बॉडी में कम इनर्शिया होता है। ठीक है, और एक फैक्ट की बात बताता हूं, फिर ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। वो फैक्ट की बात ये है कि जो मास होता है किसी बॉडी का, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी बॉडी का जो मास होता है, मास क्या होता है? उस बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है, उसका नेट क्वांटिटी, नेट जोड़ उस बॉडी का मास कहलाता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डस्टर है, तो इस डस्टर के अंदर वुड भरा है। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स वुड के, तो वुड के जितने मॉलिक्यूल्स हैं और जितना ये फोम है इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का कंटेंट इज इट्स मास। ठीक है, नेट क्वांटिटी इज इट्स मास। तो जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उतना ही उस बॉडी का इनर्शिया होता है। देखो, मास और इनर्शिया एक चीज नहीं है, मास और इनर्शिया एक चीज नहीं है। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा है आप बोलोगे उसका इनर्शिया ज्यादा है, बट मास एंड इनर्शिया आर नॉट वन थिंग। ठीक है, ये मास को देख के आप बॉडी का इनर्शिया बोल सकते हो। मतलब कि जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से ही आपको अच्छे से समझ में आता है। एक और एग्जांपल देखो, सपोज कर लो एक मोटा आपका कोई दोस्त है, एक दोस्त है जो बहुत मोटा है और एक दोस्त है जो पतला है। समझ में आ गया? और वो दोनों इक्वल स्पीड से आपसे आके टकराने वाले हैं। किसको रोकने, किससे भिड़ने की आप ज्यादा टेंडेंसी रखोगे? किसी न किसी एक से आपको भिड़ना ही भिड़ना है, ये कंपल्शन है। तो आप बोलोगे कि मैं पतले दोस्त से जाके भिड़ जाऊंगा, उसको रोक लूंगा, बट मोटे के सामने नहीं जाऊंगा। ऐसे बोलते हो। ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा इसलिए बोलते हो बिकॉज जो आदमी ज्यादा मोटा है उसका मास ज्यादा है। अब ज्यादा मास है तो उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है। अगर इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखेगी ज्यादा देर तक। मतलब अगर कोई मोटा आदमी आपके पास आता है और वो आपसे टकराता है, उसको रोकने के लिए आपको उतनी देर तक और उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, आप पीछे चलते चले जाओगे। ठीक है, बिकॉज उसको रुकने में देर लगेगी, उसके पास इनर्शिया है, उसको रुकने में ज्यादा देर लगेगी। ठीक है, और वहीं एक पतला आदमी है तो उसकी बॉडी में कम मास होगा, कम मास है तो उसका इनर्शिया कम है। अगर इनर्शिया कम है तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को जल्दी बदल सकता है। ठीक है, अगर वो चल रहा है तो वो जल्दी रुक सकता है, अगर रुका हुआ है तो जल्दी दौड़ सकता है। समझ में आ गया? तो ये चीज होती है इनर्शिया। अब आप समझ गए होंगे कि इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया वो क्वालिटी होती है जिससे कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को में बदलाव को रेजिस्ट करती है या रोकती है। ठीक है, या आप बोलो कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखना चाहती है। ऐसी क्वालिटी को उस बॉडी की, इस क्वालिटी को बोलते हैं इनर्शिया। मास से इनर्शिया मेजर होता है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ठीक, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा करना चाहती है, ये क्वालिटी हर एक ऑब्जेक्ट की होती है। ठीक है, और हर एक बॉडी इस क्वालिटी का इस्तेमाल करके
इनर्शिया का इस्तेमाल करके इस नियम को फॉलो करती है, मतलब वो रोकती है। किस चीज को रोकती है? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को रोकती है। ठीक है, यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। फिर लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया एक क्यों है? क्योंकि जब तक किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को बदलेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा। बच्चों, हम पढ़ेंगे कैसे? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस बात बोलना चाहता हूँ। हम बहुत सारे एग्जाम्पल और फन के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं और पढ़ते हैं, और आपको मज़ा बहुत आया होगा, बोर बिल्कुल नहीं होगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बट एक सीरियस बात आपको और बोलना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर पढ़ते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, तो उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद अपनी बुक ज़रूर पढ़ा करो। बुक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ पर आप फंसोगे। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से बुक समझ में आएगी। बट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी कोई भी जो बुक होती है उसको ज़रूर पढ़ा करो जो आपकी सिलेबस की बुक है। आप सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर पे रिलाई मत किया करो कि मैं सिर्फ ये लेक्चर पढ़ूंगा तो मेरा एग्ज़ाम में हो जाएगा, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको लिखना है। लैंग्वेज जो होगी वो आप अपने बुक से देख पाओगे। ठीक है, तो बुक ज़रूर पढ़ो। बुक पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा काम बस इतना है कि आपको इतने ऐसा एक कंटेंट प्रोवाइड करा जाए कि आप जब अपनी बुक पढ़ो आप एकदम मक्खन की तरह फ्लोट करते हुए निकल जाओ, आपको पूरी चीज़ दिमाग में पिक्चराइज हो जाए, एक वीडियो जैसा आपके दिमाग में चले। ऐसा हमारा एम है। ठीक है, बट मैं आपको फिर बार बार बोलूँगा कि आप सिर्फ इतना करो और अपने बुक्स मत पढ़ो, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, यू हैव टू रीड योर बुक्स एंड यू हैव टू लिसन टू लेक्चर्स। होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आगे बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लास्ट में खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी सजेशंस आप हमें देना चाहें, या कोई भी बात अपनी बोलना चाहें जो हमारे लिए यूज़फुल है और आपके लिए भी यूज़फुल होगी, तो वो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।